जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके द्वारा कहे जाने पर दोस्तों हम पेट की जो क्लासेस लेकर के आ रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025। ठीक है, तो साथियों इसमें हम देख रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में दोस्तों आज हम देख रहे हैं गुप्त वंश के बारे में। क्या देखेंगे? गुप्त वंश के बारे में। साथियों थोड़ा सा सहयोग करिए, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि देखिए थोड़ा सा व्यूज़ अगर आते हैं थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे से काम करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए जब व्यूज़ बहुत कम होते हैं थोड़ा यही मन करता है कि बंद कर दें चीज़ें, आप सभी देखना नहीं चाहते, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए कि सर के यहाँ मतलब इस चैनल पे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो आज साथियों गुप्त वंश देखते हैं। देखिए जो बच्चे पहली बार जुड़े उनके लिए ये प्लेलिस्ट हमने बनाई है, तो जा करके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों स्ट्रेटेजी के आपके लिए बना दिया हमने, पढ़ाया दोस्तों। ठीक है, यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए जाकर के देख सकते हैं, करंट अफेयर, अन्य काफ़ी चीज़ें आपको और भी मिल जाएंगी। ठीक, और दोस्तों ये सब चीज़ें मैं करा रहा हूँ, आपको बता दूँ साथियों, आपको बता दें जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ पेट के लिए इतिहास। तो इतिहास में देखिए हमने पहले वीडियो में भारतीय इतिहास का परिचय देखा, दूसरे में हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरे में वैदिक संस्कृति, चौथे में बौद्ध धर्म। ठीक है, और पांचवें में हमने देखा था जैन धर्म, छठे में देखा मौर्य वंश, और आज सातवां पार्ट है, और सातवें पार्ट में हम गुप्त वंश के बारे में देखने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों सारे लेसन हम देखेंगे। ठीक है, जीके और हिंदी संबंधित। मेरे साथियों इन सब के लिए अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 पीडीएफ नोट्स के नाम से हमने दोस्तों ये शुरू किया है बैच। ठीक है, इन टॉपिक्स के पीडीएफ दोस्तों नोट्स बैच में, ठीक है, पीडीएफ नोट्स बैच है ये। ठीक है, आपको इन 8 टॉपिक्स के पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कैसे होगा, तो टॉपिक वाइज होंगे, फिर दोस्तों बाद में जैसे ये टॉपिक वाइज समाप्त होते हैं फिर उनको मैं एक में मर्ज करा दूंगा, जैसे इतिहास का फिर एक बना दूंगा, आंदोलन का एक बना दूंगा, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। जाइए दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहां से अगर चाहते हैं दोस्तों परचेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों वैसे ऑफर प्राइस आपका तो देखिए प्राइस कितना 199, अभी ऑफर प्राइस चल रहा था दोस्तों 111 रुपये। जैसे 100 बच्चे होंगे दोस्तों इसको समाप्त कर दिया जाएगा, 199 रुपये हो जाएंगे। तो जाइए दोस्तों विजिट करिए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को, वहां से ये परचेस कर लीजिए, जिसका लिंक भी नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे साथियों आज देखेंगे हम गुप्त वंश के बारे में। किसके साथियों? गुप्त वंश के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं गुप्त वंश। देखिए गुप्त वंश का कार्यकाल पूछे तो दोस्तों 240 से लेकर के 540 ईस्वी तक। क्या 200 से लेकर 240 से 540 लगभग 300 साल तक इनका क्या होता है, कार्यकाल रहता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों याद रखेंगे कि इसे भारतीय इतिहास का शास्त्रीय युग या फिर दोस्तों स्वर्ण युग भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? तो गुप्त वंश को बोलते हैं। ये यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। ठीक, एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया है। जैसे मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक वैसे दोस्तों इनकी भी राजधानी थी। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं यहीं और बता दूं, कई बार बता चुका हूं कि दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। ठीक है, उदयन ने दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं गुप्त वंश के पहले शासक के बारे में, जिनका नाम था साथियों श्रीगुप्त। देखिए यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे। श्रीगुप्त का कार्यकाल 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक, यानी लगभग 40 साल इन्होंने राज किया है। ठीक है, बस इनको बस एक चीज याद रखेंगे कि श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक बोलते हैं। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एसएससी सीजन में पूछा गया था कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं। ठीक है, तो श्रीगुप्त जी क्या हैं? गुप्त वंश के संस्थापक हैं। और दोस्तों याद रखेंगे कि श्रीगुप्त ने आदि राज की उपाधि धारण की थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदि राज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो दोस्तों श्रीगुप्त ने। ठीक है, कहां से कहां तक? 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद दोस्तों घटोत्कच प्रथम आते हैं, 280 से 319 तक शासन करते हैं। इनके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच गुप्त, फिर आएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों इनके बारे में देखेंगे, इनसे क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछे आते हैं। चलिए
तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। देखिए संस्थापक कौन होंगे? श्रीगुप्त। क्या दोस्तों? संस्थापक कौन होंगे? श्रीगुप्त। जैसे हमने दोस्तों आपको जैन धर्म में पढ़ाया था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, मगर वास्तविक संस्थापक महावीर प्रसाद जी थे। उसी प्रकार से ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे दोस्तों? ये थे गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक। और दोस्तों इनकी उपाधि कौन सी थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आपको बता दें कि ये 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 319 ईस्वी को गुप्त संवत के रूप में चलाया था। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि गुप्त संवत कब से चला? तो 319 ईस्वी से। ठीक है, और याद रखेंगे प्रथम गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के जारी किए, सबसे पहले ऐसे शासक गुप्त शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, वो चंद्रगुप्त प्रथम ही थे। और इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी कर लिया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले चांदी के सिक्के किस गुप्त शासक चलाए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत कब? 319 ईस्वी में। किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम जी हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, इतना तो याद ही रहेगा ना। चलिए अब बात आती है समुद्रगुप्त। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है दोस्तों तो समुद्रगुप्त को समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। तो समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से 380। ठीक है, कब? 335 से 380 तक। आपको बता दें कि विसेंट स्मिथ ने, क्या? विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? विसेंट स्मिथ को कहा गया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत में 9 और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराया था। यानी कि टोटल बात कर ले तो 21 हो गए। 12 9 21 हो गए दोस्तों। टोटल 21 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछाता है। देखिए एसएससी जीडी 2022 में और पुलिस में भी, यूपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, उत्तर भारत के कितने राजाओं को हराया? 9, दक्षिण भारत के 12, टोटल 21। इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो याद रखेगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। आपको बता दें इन्हें परम क्रमांक, कविराज, व्याघ्र पराक्रमांक भी कहते हैं। और ये समुद्रगुप्त दोस्तों अच्छा बीड़ा वादक थे, मतलब बीड़ा बजाते थे। ठीक, इन्होंने मुद्राएं भी बीड़ा बजाते हुए जारी की थी ना अपनी। ठीक है, याद रखेगा समुद्रगुप्त एक अच्छे वीणा वादक थे। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, इन्होंने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए। वीणा वादन, वीणा बजाते हुए, गरुड़, अश्वमेघ, धनुर्धारी, परशु और व्याघ्र हरण के नाम से सिक्के भी जारी किए। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है यहां पर तो दोस्तों इनके दरबारी है हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कौन है? हरिसेन है दोस्तों, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था। हरिसेन द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया। ये क्वेश्चन पेड 2022 एसएससी जीडी में भी पूछा गया। याद रखें दोस्तों कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में हरिसेन द्वारा ही लिखी गई। यानी कि जो ये प्रयाग प्रशस्ति थी ये संस्कृत भाषा में कविता के रूप में लिखी गई थी। किसके द्वारा? हरिसेन द्वारा। आपसे कई सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कौन है? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा? हरिसेन ने। किस भाषा में लिखा? संस्कृत में, कविता के रूप में। ठीक है, और दोस्तों समुद्रगुप्त के पास एक नौसैनिक भी थी। क्या थी? नौसेना भी थी। एक संगठित नौसेना भी इनके पास थी समुद्रगुप्त के पास। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप दोस्तों बता दें कि एक एरण अभिलेख है सागर। सागर कहाँ पड़ता? मध्य प्रदेश में। उसको भानुगुप्त ने जारी किया था और इसमें सबसे पहले दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ, किस अभिलेख में मिला? तो एरण अभिलेख, मध्य प्रदेश, सागर में। ठीक है, भानुगुप्त ने जारी किया था दोस्तों। यूपीएससी में पूछा गया, इसलिए आप इसको याद कर लेके भैया, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 से 412 तक इनका कार्यकाल होता है मेरे साथियों। ठीक है, और इन्हें विक्रमादित्य कहते थे। याद रखेंगे, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। विक्रमांक, परम भागवत, ये पीछे से पूछा गया था। परम भागवत की उपाधि किसने ली? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इनकी उपाधि धारण की। आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक, इनकी 2 राजधानियां थी।
पहले दोस्तों पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र से भी उज्जैन ले आए। ठीक है, तो 2 राजधानियां कौन कौन सी थी, पाटलिपुत्र और फिर उज्जैन। और इनकी पुत्री का नाम दोस्तों देखिए कई बार पूछा गया, देखिए 3 पेपर में पूछा गया पुत्री का नाम। तो पुत्री का नाम क्या था दोस्तों इनकी, तो प्रभावती गुप्त। क्या, प्रभावती गुप्त इनकी पुत्री का नाम था। यही क्वेश्चन इलाहाबाद हाईकोर्ट 2022, एसएससी सीजीएल 2022 और यूपी पुलिस 2024 में भी पूछा गया। ठीक है, चलिए अब देखिए होता क्या है कि इनके इसने शक के शासक थे, कौन थे, रुद्र सिंह तृतीय को हराया और सकार की उपाधि धारण कर ली। मतलब शक शासक जो कौन थे, रुद्र सिंह तृतीय थे, उनको हरा के सकारी की उपाधि धारण कर ली। और याद रखिएगा जब शकों को हराया इन्होंने, है ना, जो शक शासक थे रुद्र सिंह तृतीय, इनको हराने के बाद इनके विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया। इन सिक्कों पर गरुण अंकित था। ठीक है, ये यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। और साथियों समझिए बात को कि दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कराया। दोस्तों आपको पता होगा, आप कुतुब मीनार कभी गए होंगे दोस्तों, वहां लौह स्तंभ लगा हुआ है जिसमें कभी भी अभी जंग नहीं लगा दोस्तों, इतना पुराना। ठीक है, तो उसकी स्थापना उसको भी किसने स्थित कराया था, इन्हीं के द्वारा कराया गया। ठीक है, अगला है उदयगिरी गुहा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख मिलता है। जो उदयगिरी गुहा है, ठीक, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का, कितने विजय इन्होंने प्राप्त किए, उसका उल्लेख मिलता है। वही बता दें कि इसने राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यानी कुबेर नागा नाम की दोस्तों लड़की थी, नाग वंश की राजकुमारी थी, उनके साथ विवाह करके एक वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। और बाद में अपनी पुत्री प्रभा देवी का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवा देता है। यानी कि अपनी प्रभावती जो बिटिया थी उसका भी शादी रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवा देता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय से कि इनके समय दोस्तों चीनी यात्री आता है फाहियान। ठीक है, इनके समय चीनी यात्री फाहियान आया था जो कि 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत में रहता। ये देखिए यूपी ट्रिपल पेट में पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल 2021 से पूछा गया और यूपीएसआई मृतक आश्रित में भी पूछा गया कि फाहियान किसके समय आया, तो याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए फाहियान की पुस्तक का नाम क्या था, तो क्योंकि दोस्तों ये फाहियान की पुस्तक का नाम था। और दोस्तों इसके यहाँ भी नवरत्न रहते थे, जैसे आपने अकबर के यहाँ नवरत्न देखे थे, इसके यहाँ भी नवरत्न रहते थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए आपको बता दें कि अकबर के यहाँ नवरत्न, ठीक है, और इसके यहाँ नवरत्न, और सो अष्टप्रधान किसके यहाँ, शिवाजी के यहाँ। ठीक है, और अष्टदिग्गज किसके यहाँ दोस्तों, कृष्णदेव राय के यहाँ। दोस्तों ये 4 चीजें आपसे बहुत पूछता है, याद रखिएगा। नवरत्न दोस्तों इन दोनों के यहाँ, अष्टप्रधान किसके यहाँ, शिवाजी के यहाँ, और अष्टदिग्गज दोस्तों किसके यहाँ, देवराय के यहाँ, कृष्णदेव राय के यहाँ। ठीक है, चलिए तो इनके यहाँ नवरत्न थे। तो नवरत्न में कौन कौन से थे दोस्तों लोग, तो याद रखिएगा। पहले हैं कालिदास, महाकवि कालिदास, भारत का शेक्सपियर कहते थे। ठीक है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कालिदास को पहले नवरत्न कालिदास। इनके महाकाव्य रघुवंशम कुमार संभव थे, क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई में। खंड काव्य दोस्तों मेघदूत, ऋतुसंहार थे। नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, ये इनके नाटक थे कालिदास के। दूसरे दोस्तों धन्वंतरी, क्या धन्वंतरी दोस्तों ये चिकित्सक थे। आपसे पूछेगा कि समुद्रगुप्त के यहाँ चिकित्सक कौन था, धन्वंतरी दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, अगले थे बराह मिहिर दोस्तों, इन्होंने बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका और व्रतजातक की रचना की थी। चौथे हैं अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। छपड़क दोस्तों ज्योतिष थे। ठीक है, ज्योतिष विद्या की जानकारी थी। और घटपर्णक दोस्तों मुख्य सलाहकार थे। और शंकु दोस्तों वास्तुकार थे। और बैताल भट्ट दोस्तों इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जादूगर थे, इन्होंने सिंहासन बत्तीसी नामक पुस्तक भी लिखी। और वररुचि दोस्तों ये व्याकरण करता थे और इन्होंने संस्कृत में लिखी है इसको। ठीक है, तो दोस्तों ये नवरत्न थे, इनके क्या थे, नवरत्न थे। और साथ ही याद रखेंगे कि ये आर्यभट्ट के समकालीन थे। इन्हीं समय दोस्तों आर्यभट्ट भी थे। आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांत में है, जिसमें दोस्तों शून्य, पाई और रूट के बारे में वर्णन मिलता है मेरे साथियों।
तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने देख लिया। याद रखेंगे नवरत्न दोस्तों कहाँ कहाँ थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर के यहाँ भी, ठीक है। अष्टप्रधान याद रखिएगा, अष्टप्रधान शिवाजी के यहाँ, ठीक है। और अष्टदिग्गज दोस्तों कृष्ण देव राय के यहाँ, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम आते हैं, जिनको हम महेंद्रादित्य भी कहते हैं और 415 से 455 तक रहते हैं। कुमारगुप्त प्रथम, आपको याद रखना कि इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और ये आपके क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में। आपको बता दें कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए और अश्वमेध प्रकार की मुद्रा भी चलाई। आपको बता दें कुमारगुप्त के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनकी संख्या 18। सबसे ज्यादा गुप्तकालीन अभिलेख किसके समय प्राप्त हुए हैं, तो कुमारगुप्त के समय। कितने, 18। कितने, 18 मेरे दोस्तों। चलिए स्कंदगुप्त देखते हैं दोस्तों। तो स्कंदगुप्त की बात करें साथियों, तो हूणों का आक्रमण इन्हीं के समय होता है, ठीक। आपसे पूछेगा गुप्त काल में हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ, तो स्कंदगुप्त के समय होता है। और इसने दोस्तों सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के लिए गिरनार के प्रशासक चक्रपालित को नियुक्त किया था। किसने किया था, स्कंदगुप्त ने कहा था कि आप सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कीजिए और इसके लिए गिरनार के प्रशासक जो थे चक्रपालित, उनको नियुक्त किया कि इसको आप करवाइए काम, ठीक है। चलिए भीतरी स्तंभ शिलालेख स्कंदगुप्त से संबंधित, ये भी याद रखेंगे, यूपीएससी 2017 में पूछा गया, ठीक है। जो दोस्तों इंपॉर्टेंट शासक थे उनके बारे में पढ़ लिया। चलिए अब गुप्तकालीन दोस्तों मंदिर देखते हैं। गुप्तकालीन कुछ मंदिर है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, जैसे एरण का विष्णु मंदिर, ये एरण सागर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। बुमरा का दोस्तों शिव मंदिर, ये सतना में है दोस्तों, ठीक है। सांची का मंदिर दोस्तों सांची मध्य प्रदेश में, गुरुग्राम पूछा गया है। तिगवा का कंकाली देवी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतर गांव कृष्ण मंदिर दोस्तों ये आपका कानपुर में है, ठीक। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। वही दोस्तों गुप्तकालीन हम साहित्य की बात करें तो साथियों गुप्तकालीन साहित्य में आपको बता दें कि विष्णु शर्मा दोस्तों इनकी पंचतंत्र रचना है, देखिए पेड़ में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर शूद्रक की मृच्छकटिका है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वात्स्यायन की दोस्तों काम सूत्र है, देखिए यूपीएससी और पुलिस में पूछा गया है। भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती है, ये भी यूपीजीआईसी में पूछा गया है, ठीक है। और दंडिन की 10 कुमार चरित्र काव्य दर्शन है। सिद्धसेन की न्यायावतार है। चरक की चरक संहिता है, ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया। और आपको बता दें कि चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान भी कहते हैं, यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है कि चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान कहते हैं। किसको आयुर्वेद का विज्ञान कहते हैं, चरक संहिता को। किसने लिखा, चरक द्वारा। आर्यभट्ट का दोस्तों यह खगोलवेत्ता थे, ज्योतिषविद और गणितज्ञ भी थे। आपको बता दें आर्यभट्ट, इनकी रचना है आर्यभट्टियम। बीज गणित के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था, आर्यभट्ट ने, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। उसके अलावा विशाख दत्त, इनकी रचना मुद्राक्षस है और देवी चंद्रगुप्तम है, ठीक है। बराह मिहिर, बृहद संहिता, पंच सिद्धांत का। आपको बता दें कि इनके समय दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन, ठीक है, याद रखेगा कि गुप्तकालीन अजंता गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जिसे दोस्तों 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए यूपीएससी में पूछा गया। अजंता कथाएं दोस्तों अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्त कलाओं से संबंधित हैं, ठीक है। ये आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएससी में पूछा गया। आपको बता दें कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। क्या बोलते थे, दीनार, ठीक है। गुप्त काल में दीनार कहते थे। आपको बता दें गुप्त शासक भानुगुप्त ने एरण्य अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता, पहले सबसे पहले बता चुके हैं। गरुण गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था, याद रखेंगे गरुण जो है वो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। और प्रशस्ति में गुप्त वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी थी, ये आपके एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया। अब दोस्तों कुछ संवत है, जैसे गुप्त संवत अभी 320 ईस्वी में चला था, इसके अलावा भी हमने कुछ संवत यहाँ पे लिख दिए हैं, पूछा था, ठीक है, मिलान करने के लिए। ये आपके पेड 2021 से पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए हमने सभी यहाँ पर डाल दिए। जैसे विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, ठीक है। शक संवत 78 ईसा पूर्व, ठीक है। गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व। कलचुरी संवत दोस्तों 248 ईसा पूर्व। और हिजरी संवत 622 ईस्वी, ठीक है, हजरत मोहम्मद द्वारा चला गया, ठीक है। तो सारे हमने ये संवत भी देख लिए। आई होप मेरे साथियों आपको अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और थोड़ा सा दोस्तों तक शेयर करिए, व्यूज़ वगैरह थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों।
और दोस्तों जिसको चाहिए ये पीडीएफ नोट्स जा करके हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे इसको परचेस कर सकता है, जिसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ठीक है, ये प्लेलिस्ट है, हमने इस पर पढ़ाया हुआ है प्रेट के लिए, तो जा करके देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।